तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और एक चीज कह सकता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये शो बहुत ही कमाल का था। बहुत सारे सरप्राइज आप देखोगे इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। और एक चीज जो WWE ने स्टार्टिंग में कर दी थी वो था ये कि अनडिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया गया था, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का। और दूसरी चीज, पहला घंटा जो WWE का मंडे नाइट रॉ का था उसे कमर्शियल फ्री कर दिया गया था। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे हल्क होगन, साथ में होते हैं उनके जिमी हार्ट। और हल्क होगन कहते हैं कि जब हल्क मैनिया अपने पीक पे था, अपने वाइल्ड पे था, तब उस दौरान मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हुई थी। और वो अपनी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं मंडे नाइट रॉ से जुड़ी हुई, और वो क्राउड के साथ इंगेज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो अपने कैच फ्रेजेस का यूज करते हैं। बस इससे ज्यादा ये कुछ सेगमेंट कुछ भी नहीं था, ना भी रखवाते तो भी चल जाता। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी को कैंसिल करके एक जजमेंट वाली सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर दी थी WWE ने सैमी ज़ेन के लिए। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला था। तो रोमन रेंस आते हैं, पूरी ब्लड लाइन आती है, रिंग में आती है, क्राउड को कहती है एक्नॉलेज करने के लिए। उसके बाद वो अपनी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, उसी पोजीशन पे जहाँ पे वो हेड ऑफ द टेबल लगे। और ये जो पूरा सामान पड़ा हुआ था रिंग में, ये थोड़ा बोर्ड मीटिंग वाला सामान ज्यादा लग रहा था कंपेरेटिवली कोर्ट वाला। तो ठीक है, बढ़िया है। तो रोमन रेंस सबसे पहले कहते हैं कि सीधा मुद्दे पे आते हैं और वो माइक पकड़ा देते हैं हमारे पॉल हेमन को। और पॉल हेमन कितने चालू हैं इस बात का अंदाजा लगाओ आप इस बात से कि क्राउड ECW के चैंट्स लगा रहा था और पॉल हेमन ने इसका जवाब दिया कि ECW डेड हो चुका है और शायद सैमी ज़ेन भी होने वाले हैं। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पहले दिन से सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के साथ है और इस बात को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे पास 4 फुटेजेस हैं। और इन 4 फुटेजेस में ये था कि एक बार केविन ओवेंस को मारने का मौका था सैमी ज़ेन के पास, उन्होंने नहीं मारा। एक बार ये थिंग थी कि शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया उसोस पे, तो सैमी ज़ेन वहां से भाग गए। एक बार सर्वाइवर सीरीज की फुटेज थी जिसमें विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे ऊपर उठ उठ के हमारे सैमी ज़ेन। और एक बार की फुटेज ये थी कि रोमन रेंस माइक लेके खड़े थे, तो उनके आगे आके मतलब सैमी ज़ेन ने माइक में बात की और उनकी डिसरिस्पेक्ट की। और ये 4 फुटेजेस दिखा के पॉल हेमन ये साबित करना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है और सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फुटेजेस दिखाने के बाद पॉल हेमन ये कहते हैं कि रोमन रेंस को असैसिनेशन करने की साजिश है, मतलब मारने की साजिश है सैमी ज़ेन की, ताकि वो ट्राइबल चीफ बन सकें। और वो अपने ट्राइबल चीफ से गुहार लगाते हैं, मतलब अर्ज करते हैं कि इस केस में मतलब गिल्टी साबित किया जाए सैमी ज़ेन को और उनके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएं। और जिसके बाद खड़े होते हैं हमारे सैमी ज़ेन और वो सिंपली ये कहते हैं कि मुझे अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जिस तरह की बातें पॉल हेमन ने करी उससे मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ। इवन ये जो पूरा ट्रायल चलाया जा रहा है इससे भी मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ, तो मुझे अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना। और जिस पर हमारे ट्राइबल चीफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम इसके लिए फाइट नहीं कर सकते। और वो सोलो सिकोआ का नाम बड़ी मतलब ऊंची आवाज़ में लेते हैं और सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वो उमागा वाला फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं सोलो सिकोआ, जे उसो बीच में रोक लेते हैं। अब ये नया कैरेक्टर बीच में आ गया और जे उसो 4 की जगह 5 फुटेजेस लाए थे सैमी ज़ेन के डिफेंस में, जिसमें सैमी ज़ेन हर बार कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की या फिर उसोस की या फिर सोलो सिकोआ की हेल्प कर रहे थे। और जे उसो बात करते हैं सैमी ज़ेन के फेवर में, कहते हैं कि वो ब्रदर है हमारा, उन्होंने हमारी हेल्प करी है, उसने हमारे लिए बुलेट्स खाई हैं। तो इस तरीके की कुछ जे उसो बात करते हैं फेवर में सैमी ज़ेन के। और जे उसो ये भी कहते हैं कि सैमी ज़ेन हमारा ब्रदर है, हमारी फैमिली है, और जो इसे फैमिली मानता है वो अपना हैंड रेस करे। तो वी द वन वाला जेस्चर जे उसो ने भी किया और जिमी उसो ने भी किया। और ये सब देख के हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि फिलहाल के लिए सैमी ज़ेन गिल्टी नहीं है और आज रात का तुम सारा मामला अपना निपटाओ, क्योंकि आज टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी था और रॉयल रंबल में तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम ब्लड लाइन के साथ हो। और ये सब बातें कहकर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। तो ये जिसने भी ये पूरा सेगमेंट बनाया है वो कमाल का बनाया है, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट। और जिसके बाद हमारे जे उसो और सैमी ज़ेन हक कर रहे होते हैं, जो कि कभी किसी दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। तो ट्राइबल चीफ तो वहां से जा चुके थे और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे जजमेंट डे की, क्योंकि उसोस के साथ उनका था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच। और जजमेंट डे को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो, और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस लॉकर रूम से ये मैच लाइव देख भी रहे थे। और इन दोनों टीम्स का मैच यहाँ से स्टार्ट होता है। एक सुसाइड डाइव देखी, बड़ी कमाल की थी डेमियन प्रीस्ट की, इतनी हाइट के बावजूद किस तरह से उन्होंने टर्न लिया, कमाल की थी वो चीज। और भी बहुत अच्छे मोमेंट्स थे इस मैच में। जिसके बाद जिमी ऊसो को हो जाती है एक इंजरी, एक स्टोरी लाइन इंजरी थी वो, जिसके बाद जिमी ऊसो को डॉक्टर्स लेके जा रहे होते हैं, लेकिन एडम पियर्स बाहर आ जाते हैं। और एडम पियर्स ये कहते हैं कि जिमी ऊसो को compete करना पड़ेगा, वरना मुझे चैंपियनशिप दूसरी टीम को देनी पड़ जाएगी। तो इस पर सोल्यूशन ये निकालते हैं सैमी ज़ेन की वो compete करेंगे जिमी ऊसो की जगह, और एडम पियर्स अलाउ कर देते हैं सैमी ज़ेन को, और यहाँ से मैच संभाला जे ऊसो और सैमी ज़ेन ने।
और मैच तो उसके बाद एक तरफा ही चला गया, क्योंकि एक बार मौका मिला डोमिनिक मिस्टीरियो को 619 लगाने का, एक स्प्लैश लगाने का, लेकिन सेव कर लिया सैमी जेन ने। और उसके बाद लगाई सैमी जेन और जे उसो ने मिलकर 1D और पिन कर दिया हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को, और इस मैच को जीत गई हमारी ब्लड लाइन की टीम। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहाँ पे होते हैं लेजेंड्स, JBL होते हैं और गॉडफादर होते हैं, और इन पूरे बंदों के बीच चल रहा होता है पोकर मैच को लेके प्रोग्राम। और वहाँ पे ये पूरा टेबल टूबल बिछा होता है, तो ये पूरा सीन चल रहा था बैक स्टेज। और उधर रिंग में पहुंच गए थे हमारे LA नाइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि LA नाइट की अपीयरेंस होने वाली है मंडे नाइट रॉ में, और LA नाइट आते हैं। ब्रे वाइट के बारे में बात करते हैं, अपने मैच के बारे में बात करते हैं जो पिच ब्लैक मैच होने वाला है रॉयल रंबल में। और LA नाइट लेजेंड्स की भी इंसल्ट करते हैं और कॉल आउट करते हैं किसी भी लेजेंड को। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर की। और अंडरटेकर आते हैं हमारे अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक में, बाइक पे आते हैं। मुझे तो वो भूतिया वाला पसंद है, पर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया था। अंडरटेकर को देख के मुझे बहुत मजा आ गया सीरियसली। तो अंडरटेकर अपनी गाड़ी घुमाते हुए रिंग में चारों तरफ आते हैं सीधा रिंग में, और LA नाइट कहते हैं कि मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा खराब। और LA नाइट सजेस्ट करते हैं अंडरटेकर को कि तुम मेरा पिच ब्लैक मैच देखना। जैसे ही वो ये लाइन बोलते हैं, लाइट्स हो जाती है ऑफ, और यहाँ पे एंट्री होती है ब्रे वाइट की। तो LA नाइट थे बिल्कुल बीच में, एक तरफ थे अंडरटेकर, दूसरी तरफ थे ब्रे वाइट। तो LA नाइट जाते हैं रिंग में, और चोक स्लैम की तैयारी कर ली थी अंडरटेकर ने। ब्रे वाइट भी रिंग में आ जाते हैं, और चोक स्लैम तो लगाया नहीं, लेकिन धक्का दे दिया अंडरटेकर ने LA नाइट को ब्रे वाइट की तरफ। और ब्रे वाइट ने पकड़ लिया LA नाइट को, और सिस्टर एबिगेल लगा दी, और LA नाइट का हो गया काम तमाम। और इन दोनों ही खुफिया लेजेंड्स के बीच हमने फिर एक अट्रैक्शन देखा जो कि बड़ा ही कमाल का था। अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है पासिंग द टॉर्च के बारे में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था इस चीज का। और सिस्टर एबिगेल लगाने के बाद ब्रे वाइट खड़े होते हैं, और अंडरटेकर उनके पास आते हैं और उनके कान में कुछ कह के वहां से चले जाते हैं। तो ये भी एक कमाल का सेगमेंट था। ब्रे वाइट को हमने मंडे नाइट रॉ पे देखा, LA नाइट को भी देखा, और पासिंग द टॉर्च वाला जो परफेक्ट अगर एक सेगमेंट बन सकता था तो वो यही बन सकता था। तो बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था ये भी। और जिसके बाद स्टील केज आता है नीचे, और यहाँ पे था एक स्टील केज मैच बेली वर्सेस बेकी लिंच का। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारी बेली की, यानी डैमेज कंट्रोल की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की। और मैच स्टार्ट होने से पहले ही डैमेज कंट्रोल ने बेकी लिंच पे अटैक कर दिया, और अटैक कंटिन्यू रहा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल बेकी लिंच को ले गई केज के अंदर, और हमारे डिकोटा काय ने लगा दिया केज में ताला। और असॉल्ट और अटैक जो भी आप कह लो, बहुत ही कंटिन्यू किया गया स्टील केज के अंदर। एडम पियर्स बाहर आते हैं, कोशिश करते हैं डोर को खुलवाने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। और बेकी लिंच की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी रिंग में, और नो कॉन्टेस्ट के साथ ये मैच जो होने वाला था वो नहीं हुआ। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे लेजेंड्स की, यानी कि हमारे डी जनरेशन एक्स की। और ये लोग आपस में ही थोड़ा बहुत कैच फ्रेजेस का यूज कर रहे थे, क्राउड को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहे थे। कर्ट एंगल की भी एंट्री होती है, और कर्ट एंगल ये कहते हैं कि मुझे डी जनरेशन में ज्वाइन करना है, और डी जनरेशन इसके लिए एग्री हो जाती है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कर्ट एंगल को कि वो कैच फ्रेज बोल सकते हैं डी जनरेशन एक्स के। तो वो डी जनरेशन एक्स की टी-शर्ट पहन के भी आए थे कर्ट एंगल। और जैसे ही ये सब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तभी वहां पे एंट्री होती है इंपीरियम की, और इंपीरियम की एंट्री होती है और इंसल्ट करने लग जाते हैं वो लेजेंड्स की। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ गंथर और ट्रिपल एच का, लेकिन ट्रिपल एच ये कहते हैं कि मैं तो अब रिटायर हो चुका हूं, और कोई भी लेजेंड इंपीरियम या फिर गंथर के साथ मैच करने को एग्री नहीं था। तो तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे सेथ रॉलिंस की। अब सेथ रॉलिंस तो आ गए, तो रॉड डॉग ये कहते हैं कि भाई तुम हो एक और उधर है बंदे 3, तो मामले को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। और तभी वहां पे एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। अब डी जनरेशन एक्स ये सोचती है कि इस मैच को ऑफिशियल कौन करेगा, तो तभी वहां पे एंट्री होती है टेडी लॉन्ग की, और वो इस 6 मैन टैग टीम मैच को ऑफिशियल भी कर देते हैं। फिर डी जनरेशन एक्स ये सोचती है कि इसमें रेफरी कौन होगा, तो कर्ट एंगल कहते हैं मैं बनूंगा रेफरी, लेकिन इग्नोर करती है डी जनरेशन एक्स। तो अपनी शर्ट फाड़ देते हैं, और नीचे उन्होंने मतलब कर्ट एंगल ने पहन रखी थी रेफरी की टी-शर्ट, और यहाँ से ये रेफरी भी ऑफिशियल हो गया। और ये 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। बहुत ही कमाल का ये मैच था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की अच्छी परफॉर्मेंस, गंथर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और कर्ट एंगल को ट्रिब्यूट भी दिया हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने, और दोनों ने ही कर्ट एंगल वाला लॉक लगाया इंपीरियम के दोनों ही बंदों को, गंथर के चेलों को। तो ये भी एक कमाल का मोमेंट था। और एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना फिनिशर लगाया इंपीरियम के दोनों बंदों को, और विंची को पिन कर दिया। पहले स्टॉम्प लगाया, फिर पिन कर दिया हमारे सेथ रॉलिंस ने। तो लेजेंड्स की बनाई हुई टीम इस मैच को जीत गई, और इंपीरियम को हार मिल गई मंडे नाइट रॉ पे। और जिसके बाद हमने देखा एक बैक स्टेज सेगमेंट, बॉबी लैशली का इंटरव्यू चल रहा था, वहां पे एंट्री होती है MVP की, और वो हेल्प की बात करते हैं, MVP हेल्प की बात करते हैं बॉबी लैशली की, लेकिन बॉबी लैशली साफ मना कर देते हैं। तो हर्ट बिजनेस की टीजिंग अभी भी चालू है, और ये चीज होके रहेगी, आप सब जान लो, क्योंकि आज कुछ बड़ा होने वाला था। जिसके बाद एंट्री होती है रिक फ्लेयर की,
और रिक फ्लेयर अपनी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं मंडे नाइट रॉ से जुड़ी हुई, और मंडे नाइट रॉ को कहते हैं डायमंड्स हमेशा रहते हैं और मंडे नाइट रॉ भी हमेशा रहेगी। जिसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डॉटर शार्लेट फ्लेयर को, और शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती हैं और बात करती हैं कि मैंने वुमेंस डिवीजन को रेवोल्यूशनाइज किया है और मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हैं। अपनी थोड़ी बहुत तारीफ कर रही होती हैं शार्लेट फ्लेयर, और तभी वहां पे एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की, और बियांका ब्लेयर भी आती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, कहती हैं रॉ मेरा होम है, मेरा मतलब मुझे इसको प्रोटेक्ट करके रखना है मंडे नाइट रॉ को, इस तरीके की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं बियांका ब्लेयर। और तभी वहां पे एंट्री होती है सोनिया डेविल की। सोनिया डेविल आती हैं, कहती हैं कि रॉ की मैं पुरानी जीएम रह चुकी हूँ और ये पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक फ्लेयर को बुलाया गया है सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, पता नहीं क्या बेकार सी चीजें, ऐसी कुछ बातें कर रही होती हैं सोनिया डेविल। तो शार्लेट फ्लेयर बियांका ब्लेयर से कहती है कि ये तुम्हारा होम है तो तुम इस प्रॉब्लम को तुम ही संभालो, और यहाँ से बियांका ब्लेयर और सोनिया डेविल के बीच मैच सेट हो जाता है। कुछ खास था नहीं इस मैच में, जल्दी निपटा दिया बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर लगा के सोनिया डेविल को। और मैच जीतने के बाद बियांका ब्लेयर ने लिया माइक और ये कहा कि मैं ही रॉयल रंबल से चैंपियन वापस आऊंगी, भले ही अंकल हाउडी आ जाए और भले ही आ जाए ब्रे वाइट। जिसके बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर अपीयरेंस होती है हमारी एलेक्सा ब्लिस की, और एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि मैं ही रॉयल रंबल से चैंपियन बाहर आऊंगी और मैं बियांका ब्लेयर को खत्म कर दूंगी, तबाह कर दूंगी वगैरह वगैरह, और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी एलेक्सा ब्लिस। तो देखना होगा कि रॉयल रंबल में क्या होता है। एलेक्सा ब्लिस पे मेरी खास नजर रहेगी और आप लोगों की भी नजर रहनी चाहिए। जिसके बाद एंट्री होती है मिस की, और मिस आते हैं और ये कहते हैं कि मिस टीवी का सेटअप कहाँ है मेरी चैंपियनशिप के रिकॉर्ड्स, मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन था, ये था वो था वगैरह वगैरह, तारीफ कर रहे होते हैं अपनी। और तभी वहां पे एंट्री होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आते हैं, सीधा ही स्टनर लगा देते हैं मिस को, और जिसके बाद माइक संभाला केविन ओवेंस ने। केविन ओवेंस ये कह रहे थे कि मैं ही बनूंगा चैंपियन, गिल्टी तो रोमन रेंस है जिसने चैंपियनशिप को 2 साल से होल्ड कर रखा है, और मैं ही बनूंगा चैंपियन रॉयल रंबल में। और केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि मैं डाइंग ट्राइंग करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूड में लग रहे थे हमारे केविन ओवेंस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही थी केविन ओवेंस की। मिस फिर से खड़े होते हैं और फिर से केविन ओवेंस ने स्टनर लगा दिया मिस को। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। वहां पे होने वाला था एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्री होती है हमारे चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी की, और उसके बाद होती है एंट्री हमारे चैलेंजर बॉबी लैशली की। और इन दोनों का मैच यहां से स्टार्ट होता है। बच रहे थे थोड़ा बहुत ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली की पावर से, उनके हर्ट लॉक से, लेकिन फाइट भी अच्छी दे रहे थे हमारे ऑस्टिन थ्योरी। और इस मैच में टेबल का भी यूज हुआ। ऑस्टिन थ्योरी ने टेबल निकाला लेकिन उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि बॉबी लैशली ने एक स्लैम लगा दिया था टेबल पे ऑस्टिन थ्योरी को, और ऑस्टिन थ्योरी ने फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज किया था इस मैच में। और इस स्लैम के बाद जैसे ही बॉबी लैशली कवर करने गए तभी प्ले होता है म्यूजिक हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और ब्रॉक लेसनर आते हैं, सबसे पहले F5 लगाया उन्होंने बॉबी लैशली को, और उसके बाद लगाया ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी वाला F5 सीधा बॉबी लैशली के ऊपर गिरा, तो कवर तो हो चुका था और रेफरी ने कर दिया पिन, और चैंपियनशिप हो गई रिटेन। और ब्रॉक लेसनर ने कॉज करवा दी चैंपियनशिप बॉबी लैशली को। बिल्कुल सीट प्लांट हो चुके हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा मैच मतलब होने ही वाला ही समझ लो। और रॉ की एंडिंग में स्टैंड टॉल किया हमारे ब्रॉक लेसनर ने, तो ब्रॉक लेसनर ने एंड किया शो को। तो एक बहुत ही कमाल का शो था रॉ 30। और ये थी मेरी पूरी कवरेज मंडे नाइट रॉ की, और इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।